एससीवी का फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सपोज ऑल द सर्फेसेज इन प्रीवियस प्रॉब्लम आर रफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए is upward, is downward, is zero and depends on the masses of A and B। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। जो हमने 5th सॉल्व किया था ये उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमको B के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लगेगा और लगाएगा कौन फ्रिक्शन, A बॉडी लगाएगी। तो B और A के लिए आपको ये डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ये डायग्राम में देखो बी ब्लॉक के ऊपर हमको फ्रिक्शन फोर्स बताना है। ए और बी के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है और जो वॉल है इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सारी सरफेसेस हैं वहाँ पर फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा और ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है। तो हमें बी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन बताना है ड्यू टू ए। तो अगर हम बी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखें इसमें फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे बी बॉडी के ऊपर। एक तो राइट से फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, और ए ब्लॉक का बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। इसका वेट डाउनवर्ड होगा। तो इसमें आप ये देखें कि बी ब्लॉक के गिरने की टेंडेंसी कहाँ होगी। अगर ये मूव करेगा तो कहाँ करेगा, तो बी ब्लॉक में मूव करने की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ए ब्लॉक बी पे कहाँ फ्रिक्शन लगाएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाएगा। तो बी ब्लॉक पे ए की वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो इसको हम एफ बी डी से भी समझ सकते हैं। ये बी ब्लॉक होगा, बी ब्लॉक पे राइट साइड से एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है लेफ़्ट की तरफ, ये फोर्स एफ है। इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मास ऑफ बी इंटू जी हो जाएगा। और ए ब्लॉक के कांटेक्ट में होने की वजह से ए ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको हम एन बोल देंगे। अब ये बी ब्लॉक में टेंडेंसी जो है मोशन की डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगी। तो ए ब्लॉक जो इसके कांटेक्ट में था ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। तो यही तो पूछा हुआ था कि ए बी पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लगाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपवर्ड। और ये हमको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए में हमको दिया हुआ है अपवर्ड। यही हमारा आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 7 देखते हैं। 2 कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स इफ दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ए इज स्मॉलर फॉर द हेवियर कार, बी इज स्मॉलर फॉर द लाइटर कार, सी इज सेम फॉर बोथ कार्स एंड डी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कार। 7 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 2 कार गिवन है, दोनों का मासेस डिफरेंट है। तो सपोज़ एक कार हमारे पास कुछ ये ए कार है और एक और कोई कार गिवन है, सपोज़ ये कार बी हो गई। और ये दोनों के टायर जो हैं ये सिमिलर हैं। टायर सिमिलर देने का मतलब है कि टायर और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा और दोनों कार सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो स्पीड हमने यू ले ली। फिर बोला हुआ है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा होगी, किसके लिए कम होगी या इक्वल होगी, होगा क्या। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों कार सेम स्पीड से जा रही हैं और स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन आएगा और ये कुछ डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाएंगी। तो हम पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं ये होगी कितनी। तो और उससे पहले हम यहाँ पे स्टॉप जब करेंगे आप ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। तो हम पहले देख लें कि फ्रिक्शन लगेगा कितना। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू
एम इंटू जी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और जो भी मास होगा वैसा उसमें फ्रिक्शन लगेगा। अगर हम ए कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो किस फोर्स ने रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया? फ्रिक्शन ने। तो यहाँ पर म्यू एम जी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एम, तो ये कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू हमको मिल रही है म्यू जी। एक्सेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों के लिए एक्सेलरेशन, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोल रहे हैं म्यू जी, ये दोनों के लिए सेम आएगा, दोनों कार में सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो और अगर हमको यहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन यूज़ कर ले, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। फाइनली स्टॉप करना है तो ज़ीरो हो गया, यू स्क्वेयर रहेगा। एक्सेलरेशन यहाँ रिटार्डेशन है तो नेगेटिव ले लिया हमने, ए की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं म्यू जी, और एस स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो इससे अगर हम एस कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 म्यू जी एस विल बी इक्वल टू यू स्क्वेयर, एंड एस विल बी यू स्क्वेयर बाई 2 म्यू जी। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जितनी फर्स्ट कार के लिए होगी उतनी ही सेकेंड कार के लिए हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सेम फॉर बोथ कार। स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं कर रही है मास के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। In order to stop a car in shortest distance on a horizontal road, one should, option A, apply the brakes very hard so that the wheels stop rotating. B, apply the brakes hard enough to just prevent slipping. C, pump the brakes, press and release. D, shut the engine off and not apply brakes. तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं एक कार को कम से कम डिस्टेंस में स्टॉप करना है, हॉरिजॉन्टल रोड में वो मूव कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम रिवर्स ऑर्डर से शुरू कर रहे हैं। डी में दिया हुआ है शट द इंजन ऑफ, इंजन को बंद कर दो। अगर आपने इंजन बंद करके कार को रोकेंगे तो वो रिस्क हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ही मीनिंगलेस है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है पंप द ब्रेक प्रेस एंड रिलीज़, बार बार ब्रेक लगाएंगे फिर रिलीज़ करेंगे, ब्रेक लगाएंगे रिलीज़ करेंगे, तो इस तरीके से भी कार को रोकना मीनिंगफुल नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा ऐसे करने से। अब ये बी और ए दो ऑप्शन बचते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है अप्लाई द ब्रेक वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाएंगे हम और जिससे व्हील रोटेट करना ही बंद कर दें। तो व्हील जब रोटेट करना बंद कर देंगे तो जो व्हील होंगे ये स्किड कर जाएंगे। रोटेट, एक्चुअल में जब व्हील रोटेट होता है तो वो रोल भी करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे भी मूव करता है, रोटेटरी मोशन भी होता है उसमें और ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है। और जब आपने क्या कर दिया, रोटेशनल वाला मोशन बंद कर दिया, ब्रेक लगा के स्टॉप कर दिया, तो ब्रेक लगा के स्टॉप कर दिया तो व्हील रोटेट नहीं होंगे लेकिन लीनियर मोशन तो होगा उसमें, और इसलिए वो स्किड कर जाएंगे, स्लिप होंगे टायर उसके। तो ये भी ऑप्शन, ये भी रिस्की है। तो बी ऑप्शन में देखते हैं अप्लाई द ब्रेक हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट द स्लिपिंग। तो हमें क्या करना है, इतना ब्रेक अप्लाई करना है कि स्लिप ना हो, स्लिपिंग ना हो टायर की, और वो रोल करते हुए धीरे धीरे क्या करें, स्टॉप हो जाएं। एकदम से रोकने से स्किड कर जाएगी, तो हमें इतना हार्ड ब्रेक लगाना है ताकि स्लिपिंग रुक जाए, स्किडिंग ना हो। और स्लिपिंग रुक जाएगी अगर, तो वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये ज़ीरो रहेगी, तो उस कंडीशन में हमारी जो कार है ये स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अप्लाई द ब्रेक हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट द स्लिपिंग। हमें स्लिपिंग को रोकना है यहाँ पर, और इतना हार्ड आपको अप्लाई करना है कि स्लिपिंग स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्लॉक ए
kept on an inclined surface just begins to slide, if the inclination is 30 degree, the block is replaced by another block B and it is found that it just begins to slide if the inclination is 40 degree. एक ब्लॉक जो है ये 30 डिग्री पे मूव करना शुरू करता है और दूसरा ब्लॉक जो है ये 40 डिग्री पे मूव करता है. सरफेस वही है, उस पर दूसरा ब्लॉक रखने पे वो 40 डिग्री पे मूव करता है. तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मास ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ बी, और बी ऑप्शन है मास ऑफ ए इज़ लेस देन मास ऑफ बी, सी ऑप्शन है मास ऑफ ए इज़ इक्वल टू मास ऑफ बी, और डी है ऑल द थ्री आर पॉसिबल. तो यहाँ पर हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, फिर आंसर को एनालाइज करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और सपोज़ ये एंगल थीटा है और इस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया. अभी हम इसका मास जनरल ले रहे हैं, एम ले लिया. तो ये जस्ट स्लिपिंग वाली स्टेट में है, जस्ट ये स्लिपिंग या स्लाइडिंग स्टार्ट कर रहा होगा. तो जस्ट जब स्टार्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और इसका वेट डाउनवर्ड होगा. ये mg, इसके कंपोनेंट कर देंगे आप. तो एक कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा इसका mg साइन थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा. जस्ट स्लिपिंग होने का मतलब होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बीच में, वो जस्ट mg साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और जब ये बैलेंस होगा तो यही जस्ट स्लिपिंग वाली स्टेट होती है. FL का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में mg कॉस थीटा हो जाएगा. तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और म्यू नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा. तो ये mg कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होगा, और ये म्यू आ जाएगा. तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, और जो एंगल है ये हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एंगल की जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे. तो जैसे ये मास है, m ब्लॉक का मास है और ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू. और इसको जस्ट स्लिपिंग के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि जो म्यू है ये tan थीटा के इक्वल होना चाहिए, या थीटा tan इनवर्स म्यू होना चाहिए. तो जिस एंगल पर ये ब्लॉक मूव करता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है म्यू पे, और म्यू डिपेंड करता है कि ये दोनों मटेरियल कौन से हैं और इनका मटेरियल का नेचर क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है. इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि ब्लॉक का मास कितना है. जैसे ये ब्लॉक मान लो मूव करना शुरू कर रहा है 30 डिग्री पे, और अब हमने कोई दूसरा ब्लॉक लिया, वो मूव कर रहा है 40 डिग्री पे. तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वाला जो ब्लॉक है वो उसकी सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, इसलिए एंगल डिफरेंट आया. अगर म्यू की वैल्यू चेंज होगी तो थीटा चेंज हो जाएगी. मास का फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, मास क्या है. तो मास दोनों का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग होना इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि मास कितना है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कि किस एंगल पे ब्लॉक स्टार्ट कर देगा नीचे की तरफ मूव करना. तो इसलिए इसका जो आंसर है ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 9 था. फर्स्ट ऑप्शन है मास ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ बी, ये भी पॉसिबल है. बी है मास ऑफ ए इज़ लेस देन मास ऑफ बी, ये भी पॉसिबल है. सी है मास ऑफ ए इज़ इक्वल टू मास ऑफ बी,
ये भी हो सकता है, और डी ऑप्शन है ऑल थ्री आर पॉसिबल। तो सब इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ बॉय ऑफ मास m इज अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड अ बॉक्स ऑफ मास m डैश on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the shoes of the boy and the floor is mu, and that between the box and the floor is mu dash. In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? डिफरेंट केसेस दिए हैं, तो पहले सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शंस पे आएंगे। तो 10th क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दी है, एक बॉय है, सपोज़ ये बॉय है, इसका कुछ मास m है और इसके सामने एक कोई बॉक्स है जिसका मास m डैश है। बॉय के शूज़ और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, और बॉक्स के सरफेस और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश दिया हुआ है, और कह रहे हैं ये जो बॉय है ये फोर्स लगा के इसको पुश कर रहा है, ये इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखते हैं दोनों के लिए कैसी होगी। तो यहाँ पर देखो, ये जब इसको पुश करेगा, ये जो बॉय इस ब्लॉक को जब ये पुश करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाने के लिए इसके जो पैर होंगे इससे ग्राउंड के ऊपर ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। तो ग्राउंड जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इसके शूज़ के ऊपर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगाएगा। तो बॉय के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऑन बॉय, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। बॉय के ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। अब इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, जब ये बॉय ब्लॉक को मूव करवाएगा तो ब्लॉक में आगे जाने की टेंडेंसी होगी, और ब्लॉक में आगे जाने की टेंडेंसी है तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ब्लॉक में वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा बॉय के फ्रिक्शन के। तो ये फ्रिक्शन, ये जो है ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई, फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इनकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फॉर द बॉय, तो फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू ही दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा तो mg हो जाएगा। और फ्रिक्शन अगर हम निकालें बॉक्स के ऊपर तो ये म्यू डैश इंटू एम डैश जी हो जाएगा। अब देखो, ये ब्लॉक को अगर मूव तभी करवा पाएगा जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन वाले फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। तो फ्रिक्शन फॉर द बॉय शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स, तभी ये फोर्स लगा के क्या करेगा, इसको मूव करवा पाएगा, नहीं तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो दोनों के वैल्यू अगर रखें तो म्यू एम जी इज़ ग्रेटर देन म्यू डैश एम डैश जी, और जी अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू एम इंटू म्यू डैश एम डैश। तो ब्लॉक के मूव करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, म्यू और एम का प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए, म्यू डैश और एम डैश के प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखो, जैसे हमको बोला हुआ है किस कंडीशन में ये मूव नहीं करेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज़ सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। तो फर्स्ट वाला देखें अगर, तो म्यू इज़ लेस देन म्यू डैश एंड एम इज़ लेस देन एम डैश। म्यू की वैल्यू म्यू डैश से लेस देन है, ऐसी एक हम रफ वैल्यू ले लें, रफली सपोज़ इसको मैंने 3 ले लिया, तो ये म्यू की वैल्यू यहाँ 2 बोल दिया, म्यू इज़ लेस देन म्यू डैश दिया हुआ है, और m की वैल्यू, m डैश की वैल्यू मैंने 4 ले लिया, तो m की वैल्यू कम लेना है तो 3 ले लिया। तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, ये 2 इंटू 3 6 होगा, और ये 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये तो लेस देन आ गया, मतलब इस सिचुएशन पे तो ये मूव करेगा ही नहीं। हमको म्यू इंटू एम का प्रोडक्ट म्यू डैश इंटू एम डैश के प्रोडक्ट से बड़ा चाहिए, लेकिन अगर म्यू लेस देन म्यू डैश है और एम लेस देन एम डैश है तो प्रोडक्ट तो लेस देन ही होगा, म्यू एम का प्रोडक्ट म्यू डैश एम डैश से लेस देन हो जाएगा। तो इस केस में ये मूव नहीं करेगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, म्यू इज़ लेस देन म्यू डैश एंड एम इज़ लेस देन एम डैश। तो ये
हमने फ्रिक्शन के ऑब्जेक्टिव 1 के सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।